नमस्कार। बात जब महानता की होती है तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है एक ऐसे व्यक्ति की जो हमसे काफ़ी ऊपर होता है। चाहे वो शारीरिक रूप में हो, दिमागी तौर पर हो, उसके अंदर जो प्रतिभाएँ होती हैं, उसके अंदर जो काबिलियत होती है, हमसे ऊपर होती है। तो इतिहास में महानता जिन लोगों को प्रदान की गई है, जिन लोगों को महान माना गया है, उनके अपने-अपने पैरामीटर्स हैं, अपने-अपने स्टैंडर्ड्स हैं, मानदंड हैं। यहाँ एजी गार्डनर महान लोगों के बारे में बात करेगा और उसने जानबूझकर उन लोगों को अपनी महानता के दायरे से बाहर रखा है जो हिंसक थे। हालांकि इतिहास उन लोगों को वरीयता देता है जो जिन्होंने बड़े बड़े राज्यों को जीता, देशों को जीता, जहाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है क्योंकि उसने सारी दुनिया को जीता। उसने कितने लोगों के घर जलाए, कितने लोगों की हत्याएं की। इस बात को हम दरकिनार करते हुए उसको महान होने की संज्ञा देते हैं और एजी गार्डनर इस बात से एग्री नहीं करता, सहमत नहीं होता। यहाँ आप देखेंगे इस अध्याय में, इस एस्से में, निबंध में, कि उसके पैरामीटर्स एकदम अलग हैं महानता के। चलिए शुरू करते हैं। ऑन ग्रेट मैन, महान लोगों के बारे में। आई वॉज रीडिंग जस्ट नाउ, मैं बस अभी पढ़ ही रहा था। एप्रोपोस ऑफ, एप्रोपोस ऑफ मतलब रिगार्डिंग, कंसर्निंग, ऑफ अ ग्रेट वर्क ऑन बर्क। एक ग्रेट वर्क माने एक महान रचना, एक महान वर्क ऑन बर्क। बर्क एक महान व्यक्ति है, इंग्लैंड का राजनेता, वक्ता, लेखक। हालांकि वो आयरलैंड में पैदा हुआ था। तो उसके ऊपर लॉर्ड मैकॉले ने एक पुस्तक लिखी और उसमें उसको क्या करार दिया, देखिए, द एस्टिमेट ऑफ हिम। एस्टिमेट माने आकलन, ऑफ हिम उसका, यानी कि एडमंड बर्क का, एक्सप्रेस्ड माने अभिव्यक्त किया गया है, बाय मैकॉले, मैकॉले के द्वारा, हु डिक्लेयर्ड हिम, जो उसको घोषित करता है। यानी कि लॉर्ड मैकॉले बर्क को, एडमंड बर्क को घोषित करता है टू बी द ग्रेटेस्ट मैन सिंस मिल्टन, मिल्टन के बाद महानतम व्यक्ति। तो लॉर्ड मैकॉले ने अपनी रचना में एडमंड बर्क को मिल्टन के बाद महानतम व्यक्ति करार दिया है, घोषित किया है। आई पॉज्ड, मैं रुका, ओवर द वर्डिक्ट, इस निर्णय पर। वर्डिक्ट निर्णय होता है, डिसीजन वैसे कोर्ट का वर्डिक्ट होता है, लेकिन यहाँ जो लॉर्ड मैकॉले ने बर्क के बारे में कहा है उसके लिए आया वर्डिक्ट शब्द। तो मैं इस निर्णय पर रुका, एंड द सब्जेक्ट, और ये विषय, लेड मी, मुझे ले गया, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, एनफ, टू आस्क माई सेल्फ, अपने आप को पूछने के लिए, हु वर द ग्रेट इंग्लिशमैन इन हिस्ट्री, कि इतिहास में महान लोग, महान अंग्रेज लोग कौन थे। तो ये बात जब मैंने पढ़ी तो मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि आखिर महान अंग्रेज लोग कौन थे। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी तर्क की खातिर, द 6 ग्रेटेस्ट, यानी अगर 6 महान अंग्रेजों को गिना जाए, आधा दर्जन अंग्रेज महान कौन थे। आई फाउंड द क्वेश्चन सो एक्साइटिंग, ये सवाल मुझको इतना रोचक लगा, दैट आई हैड रीच द एंड ऑफ माई जर्नी, कि मैं अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गया था। आई वॉज इन अ बस एट द टाइम, उस वक्त मैं एक बस में यात्रा कर रहा था जब ये सवाल मेरे मन में आया था। ऑलमोस्ट बिफोर आई हैड रीच द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी ऑलमोस्ट, लगभग, बिफोर इससे पहले कि आई हैड रीच्ड, मैं पहुंचा, द एंड ऑफ माई लिस्ट, अपनी लिस्ट के अंत में। यानी 6 लोगों की मैं लिस्ट बनाना चाहता था, 6 महानतम अंग्रेजों की, तो वो लिस्ट नहीं पूरी हो पाई, उससे पहले मेरी यात्रा खत्म हो गई। आई बिगेन, मैंने शुरू किया, बाय लेइंग डाउन, माने प्रस्तुत करके, माई प्रेमिसेस, अपने ख्यालात, और प्रिंसिपल्स, या फिर अपने सिद्धांत, यानी मुझे जिन मानदंडों को मानकर, यानी जो पैरामीटर्स यूज करके मुझे महान व्यक्ति छांटने थे इंग्लैंड की हिस्ट्री में से, तो मैंने अपने वो मानदंड सेट किए। आई वुड नॉट रेस्ट्रिक्ट, मैं, रेस्ट्रिक्ट माने टू लिमिट, मैं सीमित नहीं करूँगा। द चॉइस, यानी अपना चुनाव, टू एक्शन, एक्शन होता है कार्य, और एक्शन जैसे फिल्मों में होता है ना, मार धाड़, तो वो एक्शन, उसी मतलब में, उसी सेंस में यहाँ पर भी एक्शन वर्ड आया है जो फिल्मों में मार धाड़ होती है।
तो मैं अपनी चॉइस को, मैं जो चुनूंगा महान व्यक्ति, उसमें एक्शन तक उनको सीमित नहीं रखूंगा, मारधाड़ तक सीमित नहीं रखूंगा। द ओनली यानी एकमात्र, ग्रीवेंस माने शिकायत, एकमात्र शिकायत आई हैव जो मुझे है अगेंस्ट प्लूटार्क, प्लूटार्क से। प्लूटार्क एक ग्रीक बायोग्राफर है, ग्रीक यूनानी बायोग्राफर है। उसने एक बहुत बहुत अच्छी किताब लिखी है, लाइव्स करके उसको आप कह सकते हैं, या फिर पैरालेल लाइव्स, उस किताब का नाम है पैरालेल लाइव्स। पैरालेल, जब दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं तो उनको पैरालेल बोलते हैं। तो एक व्यक्ति उसने ग्रीक हिस्ट्री से लिया, एक व्यक्ति उसने रोमन हिस्ट्री से लिया, फिर उनका कंपैरेटिव स्टडी प्रस्तुत की है। बहुत शानदार किताब है वो। जैसे उसने ग्रीक हिस्ट्री से अलेक्जेंडर द ग्रेट को लिया है, यानी सिकंदर को लिया है, और रोमन हिस्ट्री से उसने जूलियस सीजर को लिया है। तो उन दोनों का कंपैरिजन किया है और बहुत शानदार कंपैरिजन है वो। तो उस शानदार किताब में एक जो शिकायत है एजी गार्डनर को, वो शिकायत देखिए क्या है। आई हैव अगेंस्ट प्लूटार्क इज दैट ही फॉलोड दैट कोर्स, कि उसने यही रास्ता अपनाया। ही फॉलोड यानी वो चला, दैट कोर्स इसी रास्ते पर, यही मानदंड, यही पैरामीटर उसने अपनाया। कौन सा पैरामीटर? एक्शन का पैरामीटर। यानी जो लोग बहुत मार धाड़ में विश्वास करते थे या बहुत बड़े राजनेता थे, उनका उसने अध्ययन किया, उन्हीं को उसने चूज किया, उन्हीं के लाइव्स उसने अपनी किताब में प्रस्तुत किए हैं। हिज इनकम्पेरेबल, कंपेरेबल माने तुलना जिनकी की जा सकती है, और इनकम्पेरेबल अतुलनीय। तो हिज इनकम्पेरेबल लाइव्स, लाइव्स उसकी पुस्तक का नाम है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, पैरालेल लाइव्स आप लिख सकते हैं। तो उसकी अतुलनीय किताब जिसका नाम लाइव्स है, वुड बी, वो होती, स्टिल मोर सेटिस्फाइंग, और भी ज्यादा संतोषजनक, अ स्टिल मोर प्राइसलेस ट्रेजरी, स्टिल मोर और भी ज्यादा, प्राइसलेस यानी जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती, इनवैल्यूएबल, ट्रेजरी खजाना, ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड, प्राचीन संसार का, इफ यदि, एमंग हिज क्राउड, उसकी भीड़ के बीच, यानी जिन लोगों की लाइव्स उसने दिखाई हैं अपनी किताब में, उनके बीच में, और वो लाइव्स किसकी हैं? ऑफ स्टेट्समैन एंड वॉरियर्स, यानी स्टेट्समैन राजनेता होते हैं, वॉरियर्स योद्धा होते हैं। तो उसके खजाने में, उस पुस्तक में, या तो राजनेता हैं या फिर योद्धा हैं। अगर उनके बीच में और क्या होता, देखिए एजी गार्डनर कहता है, वी कुड मेक फ्रेंड्स विद, अगर हमें दोस्ती करने का मौका मिलता, यानी हमें पढ़ने को मिलते, सोक्रेटिस एंड वर्जिल। सोक्रेटिस आप परिचित हैं, यूनानी दार्शनिक हुआ है, प्लेटो का गुरु था, और उसने बहुत कुछ पढ़ाया है, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स दिए हैं। हालांकि उसने खुद लिखा कुछ नहीं था, जो कुछ लिखा उसके बारे में वो प्लेटो ने लिखा। लेकिन सोक्रेटिस का कहीं जिक्र नहीं है प्लूटार्क के लाइव्स में, क्योंकि वो एक दार्शनिक था, फिलोसोफर था। और वर्जिल का भी जिक्र नहीं है। वर्जिल एक महान कवि हुआ है, रोमन पोइट है, जिसने एनीड लिखा है। फिर आर्किमिडीज का भी जिक्र नहीं है प्लूटार्क के लाइव्स में, जो कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। आप परिचित हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत, आपने जरूर पढ़े होंगे। एंड एपिक्टेटस, ये भी एक फिलोसोफर था, स्टोइक फिलोसोफर था, ग्रीक था, यूनानी स्टोइक फिलोसोफर। तो इसका भी कहीं जिक्र नहीं है। विद द मैन whose वर्क सर्वाइव्ड देम, यानी काश हम परिचित होते उन लोगों से whose वर्क, जिनका काम सर्वाइव्ड देम, मान ले उनके जाने के बाद भी जिंदा रहा, एज वेल एज, साथ ही, विद द मैन, उन लोगों से whose वर्क इज अ मेमोरी, जिनका काम एक मेमोरी है, याद है, यानी लोगों के जहन में है। तो इन सब लोगों का जिक्र प्लूटार्क ने अपने लाइव्स में नहीं किया है। जो इतने महान लोग हैं, आर्किमिडीज को हम जानते हैं, सोक्रेटिस को हम जानते हैं कितना महान व्यक्ति रहा है, तो ऐसे लोगों को उसने छोड़ दिया अपने लाइव्स में से।
एंड आई रिजेक्टेड, और मैंने रिजेक्ट कर दिया, द ब्लड एंड थंडर व्यू ऑफ ग्रेटनेस। ब्लड खून होता है, थंडर बिजली का कड़कना होता है। अब ब्लड एंड थंडर व्यू ऑफ ग्रेटनेस यानी महानता का जो व्यू है, जो ख्याल है जिसके साथ ब्लड और थंडर जुड़े हुए हों, यानी जो मेलोड्रामेटिक व्यू है जहां मार धाड़ जुड़ी हुई है महानता के साथ, ऐसा व्यू मैंने रिजेक्ट कर दिया, उसका परित्याग कर दिया। आई वुड नॉट हैव इन माई लिस्ट, तो मैं जो लिस्ट बनाने जा रहा हूं 6 महान अंग्रेजों की, उस लिस्ट में मैं नहीं रखूंगा अ मियर होमिसाइडल जीनियस। मियर माने केवल होता है, होमिसाइड माने जो इंसानों की हत्या करता है, और जीनियस प्रतिभा होती है, महान व्यक्ति। तो मैं किसी ऐसे महान व्यक्ति को नहीं रखूंगा जिसने केवल लोगों की हत्याएं की हों। माई ग्रेट मैन, मेरा महान व्यक्ति, मे हैव बीन अ ग्रेट किलर ऑफ हिज काइंड, हो सकता है कि एक महान हत्यारा रहा हो अपने जैसों का, बट ही मस्ट हैव सम बेटर क्लेम, लेकिन उसके अंदर कुछ इससे बेहतर भी दावा होना चाहिए, यानी प्रतिभा होनी चाहिए, टू इंक्लूजन, शामिल होने की, यानी महानता की लिस्ट में शामिल होने की, देन द फैक्ट, सिवाय इस तथ्य के, दैट ही हैड, कि उसके अंदर था, अ प्री एमिनेंट माने खास, विशेष, गिफ्ट माने एबिलिटी, फॉर स्लॉटर माने लोगों की हत्याएं करने की। तो उसके अंदर लोगों की हत्याएं करने की क्षमता थी, काबिलियत थी। इसके अलावा भी उसमें कोई काबिलियत होनी चाहिए, तभी वो मेरी लिस्ट में शामिल होगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, आई वुड नॉट एक्सक्लूड, मैं एक्सक्लूड नहीं करूंगा, मतलब बाहर नहीं निकालूंगा अपनी लिस्ट से, अ मैन, एक बंदे को, सिंपली, केवल इसलिए, बिकॉज, क्योंकि, आई एडजस्ड हिम, मैं उसको मानता हूं या मानता था, टू बी अ बैड मैन, कि वो बुरा आदमी है। यानी किसी व्यक्ति को अगर मैं बुरा आदमी मानता हूं, सिर्फ इसलिए मैं उसको अपनी लिस्ट से बाहर नहीं निकालूंगा। हेनरी फील्डिंग इंडीड हेल्ड, हेनरी फील्डिंग से आप परिचित होंगे, एक महान उपन्यासकार हुआ है 18वीं सेंचुरी का, और उसका सबसे ज़्यादा फेमस एक उपन्यास टॉम जोन्स है, जो कि आपके सिलेबस में हमेशा रहता है। हालांकि उस पर मैं अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, कई बार उसकी रिक्वेस्ट आई है, वक्त मिलने पर करूँगी, लेकिन अभी आपको रेफरेंस के तौर पर उसको याद रखना है। हेनरी फील्डिंग इंडीड हेल्ड, तो इंडीड माने वास्तव में, हेल्ड माने उसकी ओपिनियन थी, उसकी राय थी, या वो ऐसा कहता था, मानता था। क्या कहता था? दैट, के ऑल ग्रेट मैन, सभी महान लोग, वर बैड मैन, यानी बुरे लोग थे। तो उसने जो लिखा होगा, उसने ये कहा होगा कि ऑल ग्रेट मैन आर बैड मैन, लेकिन जब किसी के प्रेजेंट के स्टेटमेंट को हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ते हैं, तो वो फिर वर हो जाता है पास्ट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में हो जाता है, इसलिए यहाँ वर लिखा हुआ है। तो हेनरी फील्डिंग ने का ये मानना था कि सभी महान लोग बुरे लोग होते हैं। ग्रेटनेस, महानता, ही सेड, उसने कहा था, कंसिस्ट, अब देखिए प्रेजेंट में आ गया ना सेंटेंस, क्योंकि अब यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, कोटेशन को एज इट इज लिखा गया है, और जब किसी के कही हुई बात को हम अपने बात शब्दों में कहते हैं तो हम इनडायरेक्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ग्रेटनेस कंसिस्ट इन ब्रिंगिंग ऑल मैनर ऑफ मिस्चीफ अपॉन मैनकाइंड। तो ये कथन है हेनरी फील्डिंग का कि जो महानता है, कंसिस्ट माने निहित है, इन ब्रिंगिंग माने लाने में, ऑल मैनर ऑफ मिस्चीफ यानी हर प्रकार की शैतानी, अपॉन मैनकाइंड, इंसानियत के ऊपर, यानी इंसानियत के ऊपर हर प्रकार की शैतानी करना, यानी उसके ऊपर अत्याचार करना महानता है। एंड गुडनेस, और अच्छाई है, इन रिमूविंग इट, यानी वो जो शैतानी है, मिस्चीफ है, उसको रिमूव करने में, फ्रॉम देम, उनसे, यानी जो महान लोग हैं वो इंसानियत पर जुल्म करते हैं, और जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छाई है वो किस में निहित है, उन जुल्मों को
रिमूव करने में, दूर करने में। तो गुडनेस और ग्रेटनेस दो अलग अलग क्वालिटी है, यानी दोनों को मिक्सअप नहीं किया है हेनरी फील्डिंग ने, दोनों को अलग अलग बताया है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। और अगर एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो ज़रूर आएगा आपके एक्सप्लेनेशन के लिए कि महानता क्या है और अच्छाई क्या है, ग्रेटनेस क्या है और गुडनेस क्या है, दोनों में डिफरेंस यहाँ हेनरी फील्डिंग ने बताया है ना। तो जो ग्रेटनेस है उसमें शैतानी निहित है, और जो गुडनेस है उसमें उस शैतानी को रिमूव करना, यानी इंसानियत को उस शैतानी से बचाना। एंड इट वॉज, और ये था टू सैटायराइज, सैटायर माने व्यंग करना, द ट्रेडिशनल व्यू, जो परंपरागत ख्याल है ऑफ ग्रेटनेस, महानता का। तो महानता के परंपरागत ख्याल पर व्यंग कसने के लिए ही उसने क्या किया, दैट ही रोट, उसने लिखा दैट टेरिफिक सैटायर, वो भयानक व्यंग। और उसकी रचना का नाम क्या है, द लाइफ ऑफ जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट। उसकी ये जो रचना है द लाइफ ऑफ जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट, वो इंसानियत का जो ट्रेडिशनल व्यू है, जो परंपरागत ख्याल है, उस पर एक व्यंग है। प्रोबेबली, संभवतः, हैविंग इन माइंड, उसके दिमाग में थे, यानी हेनरी फील्डिंग के दिमाग में थे जब उसने ये द लाइफ ऑफ जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट लिखा था, तो उसके दिमाग में कौन लोग थे, और ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। द मार्लबोरोज एंड फ्रेडरिक्स। मार्लबोरोज कौन थे, ये इंग्लिश जनरल और स्टेट्समैन था मार्लबोरो। एक मार्लबोरो जगह का भी नाम है, जो कि कैनेट नाम की नदी है, KENNET, कैनेट नाम की नदी है इंग्लैंड में। तो उस नदी के किनारे बसा हुआ है मार्लबोरो, और उस मार्लबोरो के ड्यूक, तो ड्यूक ऑफ मार्लबोरो, तो इस खानदान के लोग उसके दिमाग में थे। और दूसरा नाम है फ्रेडरिक्स। तो फ्रेडरिक्स जर्मनी के राजा थे, फ्रेडरिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके एक खानदान चलता है ना। तो इन दोनों को दिमाग में रखकर हेनरी फील्डिंग ने अपनी इस रचना को लिखा था। बट वाइल रिजेक्टिंग, लेकिन रिजेक्ट करते वक्त, द ट्रेडिशनल व्यू, यानी परंपरागत ख्याल को अस्वीकार करते हुए, वी कैन नॉट कीप आउट, हम बाहर नहीं रख सकते, द बैड मैन, बुरे इंसान को, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज अ बैड मैन, सिर्फ इसलिए कि वो एक बुरा आदमी था। आई रिगार्ड, मैं मानता हूँ, बिस्मार्क, बिस्मार्क को, ये जर्मनी का, जर्मन एम्पायर का चांसलर था, जर्मनी को उसने यूनिफाई किया और उसका चांसलर बना था, इसको आयरन चांसलर कहा जाता है। तो मैं बिस्मार्क को मानता हूँ एज अ बैड मैन, एक बुरा आदमी, बट इट वुड बी एब्सर्ड, लेकिन ये अतार्किक होगा, टू डिनाई दैट ही वॉज अ ग्रेट मैन, टू डिनाई, इनकार करना, दैट, इस बात से कि ही वॉज अ ग्रेट मैन, वो एक महान इंसान था। ही टावर्स ओवर द 19th सेंचुरी, ही टावर्स ओवर, यानी वो एक मीनार की तरह खड़ा है 19वीं शताब्दी में, लाइक अ बेलफुल ओगर, बेलफुल माने बहुत ज़्यादा हेट्रेड से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ, और ओगर आप एक राक्षस कह सकते हैं, शैतान। अ सॉर्ट ऑफ ब्लू बियर्ड, एक प्रकार का ब्लू बियर्ड, ये एक जो पौराणिक कथाएं होती हैं, लोक कथाएं होती हैं, उनमें एक राक्षस है जो एक के बाद एक लड़कियों से शादी करता है, फिर उनको मार डालता है। तो एक ब्लू बियर्ड टाइप का भयानक, टेरिबल, भयानक, सिनिस्टर, वही पापी, वही शैतान, क्रैकिंग हिज हार्टलेस रथलेस जेस्ट्स, यानी हार्टलेस हृदयहीन, रथलेस दयाहीन, जेस्ट्स जो उकसोते हैं, यानी मजाक उड़ा रहा होता है इंसानियत का बड़ी हृदयहीन तरीके से, जैसे कोई शैतान है, राक्षस है, हा 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 हा, रावण को अगर आपने देखा हो, हा 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 हा, तो वो इंसानियत का मजाक बना रहा होता है, अच्छाई का मजाक बना रहा होता है, दया जितने भी क्वालिटीज़ हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उन सब का मजाक बना रहा होता है। तो वैसा ही
एक शैतान जैसा दिखता है बिस्मार्क भी। हीविंग विद हिज वॉल्केनिक रॉथ, हीविंग माने जैसे फूंक रहा हो, उड़ा रहा हो, विद हिज वॉल्केनिक, वॉल्केनो ज्वालामुखी होता है, रॉथ गुस्सा होता है, तो अपने ज्वालामुखी जैसे गुस्से में उड़ा रहा हो, यानी अच्छाइयों को उड़ा रहा हो, अच्छी क्वालिटीज़ को उड़ा रहा हो। हीव माने वैसे हाँफना भी होता है, गुस्से से जब जब बहुत गुस्से में होते हैं तो हाँफते हैं। कनिंग लाइक एज अ सरपेंट, कनिंग माने चालाक, एज अ सरपेंट एक सांप की तरह। मर्सिलेस दयाहीन, एज अ टाइगर एक चीते की तरह। बट ग्रेट बियॉन्ड चैलेंज, लेकिन इतना महान कि उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। जाइगेंटिक विशाल, बार्बरिक जंगली, अ सॉर्ट ऑफ मैस्टोडियन, एक मैस्टोडियन, एक प्री हिस्टोरिक एनिमल आप उसको कह सकते हैं, प्रागैतिहासिक एलिफेंट जैसा, यानी एलिफेंट तो उतना बड़ा नहीं है, मैमथ आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा विशालकाय हाथी जैसा जानवर, ऑफ द प्राइमेवल वर्ल्ड यानी प्रागैतिहासिक युग का। बॉर्न एज अ टेरिफिक आफ्टर थॉट ऑफ नेचर, बॉर्न जो पैदा हुआ है, एज अ टेरिफिक माने भयानक, आफ्टर थॉट होता है बाद में सोचा गया, ऑफ नेचर यानी सारी प्रकृति बन गई तब ईश्वर ने कुछ ऐसा सोचा कि एक बड़ा भयानक सा राक्षस बनाया जाए, शैतान टाइप का, जिसके जैसा कोई ना हो, बड़ा और खतरनाक। तो वैसा लगता है जब हम बिस्मार्क के बारे में सोचते हैं। तो बिस्मार्क का डिस्क्रिप्शन सचमुच में बड़ा भयानक एजी गार्डनर ने दिया है और एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन। तो उसकी जो पर्सनैलिटी है बिस्मार्क की कुछ ऐसी है, खतरनाक, भयानक। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब इज पावर अलोन अ सफिशिएंट टाइटल टू ग्रेटनेस, क्या ताकत अकेली है, असफिशिएंट माने पर्याप्त, टाइटल वैसे शीर्षक होता है, पदवी कह सकते हैं, टू ग्रेटनेस महानता का, यानी क्या शक्ति या ताकत महानता का एकमात्र पैमाना है। इट मस्ट बी पावर गवर्न्ड बाय पर्पस, यानी शक्तिवान, शक्तिशाली तो होना ही चाहिए जो महान व्यक्ति है, लेकिन उसकी शक्ति गवर्न्ड बाय पर्पस होनी चाहिए, यानी एक उद्देश्य की पूर्ति करने की खातिर होनी चाहिए। बाय अ फिलॉसफी, एक दर्शन के द्वारा गवर्न्ड होनी चाहिए, गुड और बैड, चाहे वो दर्शन अच्छा है या बुरा है, ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जीवन का, नॉट बाय मियर स्पैज्म्स ऑफ इमोशन और एन इच फॉर एडवेंचर, नॉट नहीं, बाय मियर माने केवल, स्पाज्म यानी झोंके होते हैं, ऑफ इमोशन भावनाओं के, यानी भावनाओं के झोंके में गुस्सा आया तो सारी दुनिया को आग लगा दी, या दया आई तो अपना सब कुछ लुटा दिया, तो ऐसे ये स्पाज्म्स कहलाते हैं, यानी झोंके अचानक से जो आते हैं, ऑफ इमोशन भावनाओं के, और या फिर एन इच एक खुजली, फॉर एडवेंचर कुछ साहसिक करने की, है ना, कुछ ऐसा करने की जो पहले किसी ने नहीं किया, एडवेंचरस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास शक्ति है तो उसको आप इमोशनल तरीके से यूज़ करें, या फिर आपको अचानक से खुजली हुई कुछ एडवेंचरस करने की, तो उसमें आपने अपनी शक्ति यूज़ कर ली। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है, पेरिक्लीज वॉज अ ग्रेट मैन, पेरिक्लीज एक महान व्यक्ति था, यूनानी है। इसके बारे में, इसके ऊपर कई सारी रचनाएं हैं, शेक्सपियर ने भी लिखा है। बट आई डिनाई द एस्क्रिप्शन टू एल्सीबियाड्स, लेकिन मैं यही पदवी, महानता की पदवी एल्सीबियाड्स को नहीं दे सकता, हालांकि उसको भी इतिहास में महान माना गया है। आई एम श्योर अबाउट सीजर, मुझे सीजर के बारे में यकीन है, यानी मैं सीजर को महान मानता हूं। बट आई एम डाउटफुल, लेकिन मुझे थोड़ा संदेह है अबाउट अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर हमें भी महान नहीं लगता, इसलिए नहीं कि उसके बारे में ये कहा जाता है कि पोरस ने हराया था, बल्कि इसलिए कि अपने घर से निकलकर आप जहाँ भी गए, सारी दुनिया में आग लगाते गए, लोगों को मारते गए, शहरों को लूटते गए, हत्याएं करते गए, तो ये महानता का पैमाना नहीं है, है ना। अलेक्जेंडर के आगे द ग्रेट जो टाइटल लगा हुआ है वो उसको डिजर्व नहीं करता, अगर आप इंसानियत के पैमाने से देखें तो।
तो ये एजी गार्डनर का भी मानना है कि अलेक्जेंडर को महान कहने में थोड़ा संदेह है। लाउड दो हिज नेम साउंड्स, लाउड माने बहुत जोर शोर से, दो हालांकि हिज नेम उसका नाम, साउंड्स माने गूंजता है, डाउन 20 सेंचुरीज यानी पिछली 20 शताब्दियों से। तो 326 में वो यहाँ आया था, हमारे झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था, तो उस वक्त से लेकर कितनी ज़्यादा शताब्दियाँ हो गई, खैर अब तो हम 2023 में रह रहे हैं। तो इतनी शताब्दियों से उसका नाम इतिहास में गूंज रहा है, लेकिन एजी गार्डनर उसको महान नहीं मानता। ग्रेटनेस में बी मॉरल और एमोरल, महानता नैतिक हो सकती है या एमोरल का मतलब नॉन मॉरल है ना, जो इमोरल नहीं है, उसने इमोरल वर्ड यूज़ नहीं किया, अनैतिक वर्ड यूज़ नहीं किया, एमोरल यूज़ किया है, यानी एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी। एमोरल का मतलब एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी, इमोरल नहीं है। तो मॉरल हो सकती है या नॉन मॉरल हो सकती है, बट इट मस्ट हैव डिज़ाइन, लेकिन उसमें कोई तो डिज़ाइन होना चाहिए, कोई तो उसमें तरीका होना चाहिए। इट मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम डेलिबरेट थॉट, इट मस्ट स्प्रिंग माने ये पैदा होनी चाहिए, फ्रॉम डेलिबरेट, डेलिबरेट जब आप इंटेंशनली जानबूझकर सोच समझ कर कुछ करते हैं, तो ऐसे थॉट, ख्याल, तो जो आपने सोच समझ कर किया वैसा होना चाहिए। एंड नॉट फ्रॉम मियर एक्सीडेंट, यानी अचानक एक्सीडेंट से, अचानक इत्तेफाकन महानता पैदा नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। एक्सीडेंट, इमोशन और एफरेंट्री, तो अचानक से आप भावनाओं में बह गए, या फिर एफरेंट्री होती है जब आप बहुत बोल्ड होते हैं लेकिन शेमलेस होते हैं, है ना। बोल्ड, बहादुर होना अच्छी बात है, लेकिन शेमलेसली बोल्ड होना बुरी बात है, तो आप एफरेंट्री आपके अंदर पैदा हुई। हाउएवर मैग्निफिसेंट, चाहे कितनी भी मैग्निफिसेंट माने शानदार हो, कितनी भी ऊंची हो भावना, अगर उसमें आप ऊंचे उठ गए तो वो एजी गार्डनर के अकॉर्डिंग महानता नहीं है। इट इज मेजर्ड, अब देखिए उसका पैमाना क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि महानता मेजर कैसे की जाएगी, क्या पैमाना है, कैसे मापेंगे आप महानता को। तो देखिए उसने मेजरमेंट बताया है, इट इज मेजर्ड, इसको मापा जाता है, इसको तौला जाता है बाय इट्स इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस प्रभाव होता है, उसके प्रभाव से। ये ऑफ था, ऑफ के काट के मैंने ऑन किया, तो ऑन द करेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो करंट माने धारा बह रही है, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की बहती हुई धारा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा किसी बंदे का, वो एक पैमाना है ना। जैसे इंग्लैंड में अभी आएगा खैर शेक्सपियर का नाम, लेकिन पहले से ड्रामा लिखे जा रहे थे, सब लिटरेचर लिखा जा रहा था, लेकिन शेक्सपियर ने उस धारा को, उस करंट को कितना ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित किया, तो वो एक पैमाना है। ऑन इट्स एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम ऑफ द माइंड, ऑन इट्स एक्सटेंशन यानी एक्सटेंड माने बढ़ाना होता है, विस्तार करना होता है, ऑफ द किंगडम राज्य, ऑफ द माइंड दिमाग का, यानी दिमाग का राज्य, इंटेलेक्चुअल जो एक खजाना है ना, बौद्धिक खजाने को उसने कितना बढ़ाया। जब किसी ने कोई इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, तो बौद्धिक खजाना बढ़ जाता है ना संसार का, तो वो व्यक्ति महान है। तो दूसरा पैमाना क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम ऑफ द माइंड, ऑन इट्स कंट्रीब्यूशन टू द रिचेस ऑफ लिविंग, और फिर और तीसरी चीज क्या है, कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान दिया, टू द रिचेस यानी समृद्धि, ऑफ लिविंग रहने की, जो जीवन जीना है, जो जीवन का स्तर है, उसको कितना समृद्ध किया, उसमें क्या योगदान दिया किसी व्यक्ति ने, वो एक पैमाना है। अप्लाइंग टेस्ट्स, अप्लाइंग लागू करते हुए, टेस्ट्स परीक्षाएं, इम्तहान, लाइक दीज ऐसे ही, तो इन इम्तहानों को लागू करते हुए, हु आर 6 ग्रेटेस्ट इंग्लिशमैन। अच्छा, तो अब जरा सोचा जाए कि हमारे 6 महानतम अंग्रेज कौन हैं,
अब एजी गार्नर अपने इतिहास से 6 महान अंग्रेजों को चुनने चला। तो पहला जो मैंने अभी आपको नाम बताया ही था, फॉर आर फर्स्ट चॉइस, हमारी पहली चॉइस, हमारी पहली पसंद, देयर वुड बी अ यूनेनिमस वोट। तो पहली पसंद के लिए एक यूनेनिमस मतलब सर्वसम्मति से वोट पड़ेगा, मतदान होगा, यानी हर व्यक्ति इस पर सहमत होगा, सर्वसम्मति इस बात पर होगी कि शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट थिंग, शेक्सपियर वो महानतम चीज है, वी हैव डन, जो हमने की है, यानी जो हमने पैदा की है। इंग्लैंड में पैदा हुई महानतम चीज क्या है? विलियम शेक्सपियर। ही इज आवर चैलेंजर, वो हमारा चुनौती देने वाला है ना, तो वो सारी दुनिया को चुनौती देता है। इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार की लिस्ट में, एंड देयर इज नन, और कोई भी नहीं है, टू क्रॉस सोर्ड्स विद हिम, उसके साथ, क्रॉस माने लड़ाना, सोर्ड्स माने तलवारें, विद हिम उससे, तो उसका मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कुछ लोग लाएंगे सामने, जैसे हम भी अपने कालिदास जी को सामने लाएंगे कि भाई उन्होंने जो लिखा है वो भी उसी श्रेणी में आता है। लेकिन अभी हम एजी गार्डनर से सहमत ही हो लेते हैं, हालांकि क्योंकि आप लोगों ने भी मेरे साथ पढ़े हैं शेक्सपियर के ड्रामा, सचमुच वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है उनका। जब आप एक बार मैकबेथ को पढ़ते हैं, आप कभी नहीं भुला पाते उसके जो डायलॉग्स हैं, उसके जो सीन्स हैं। अपनी लाइफ में एक बार मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर, इनको ज़रूर पढ़िए। 3 तो मैंने अपलोड किए हुए हैं, किंग लियर को भी जल्दी अपलोड करूँगी, लेकिन मैकबेथ तो ज़बरदस्त है। तो ही इज़ आवर चैलेंजर इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की लिस्ट में वो हमारा चैलेंजर है। एंड देयर इज नन टू क्रॉस सोर्स विद हिम, ठीक है। लाइक सिरियस, ये सिरियस एक स्टार है, इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। कैनिस मेजर करके एक कॉन्स्टलेशन है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा है वो सिरियस कहलाता है। तो सिरियस की तरह ही हैज़ अ मैग्नीट्यूड, यानी उसकी एक चमक है, ऑफ हिज ओन, अपनी खुद की, यानी अब मैग्नीट्यूड ऊंचाई होती है, शान होती है, वैभव होता है, तो उसकी अपनी एक शान है, उसकी अपनी एक चमक है सिरियस की तरह। टेक हिम अवे, उसको निकाल दीजिए, फ्रॉम आर हेवेंस, हमारे आसमान से। कंसीव हिम नेवर टू हैव बीन बॉर्न, जरा एक बार ये सोचिए कि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। कंसीव माने सोचना, तो एक बार ये ख्याल कीजिए कि वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। एंड द इमेजिनेटिव वेल्थ, इमेजिनेटिव यानी कल्पना की दौलत, वेल्थ माने दौलत, ऑफ लाइफ, जीवन की, तो जीवन की कल्पनाओं की दौलत श्रिंक्स, सिकुड़ जाएगी, टू अ लोअर प्लेन, एक निम्न स्तर तक, एंड वी आर लेफ्ट, और हम बचेंगे, इन इयागोज फ्रेज, इयागो के शब्दों में, पुअर इंडीड, वास्तव में गरीब। इयागो कौन है? इयागो ओथेलो का विलन है और ज़बरदस्त विलन है। शेक्सपियर के जो विलेंस हैं उनमें 2 विलेन ज़बरदस्त हैं, जो मुझे भी मतलब विलेन पसंद तो खैर क्या होते हैं, लेकिन याद रखने लायक, याद रह जाते हैं, मेमोरेबल हैं, जिनमें एक इयागो और दूसरा शाइलॉक। तो इयागो की ये फ्रेज है जो कि उसने ओथेलो में यूज़ की है। तो हम वास्तव में गरीब रह जाएंगे अगर शेक्सपियर को हमारे इतिहास से, हमारे आसमान से हटा दिया जाए। देयर इज नथिंग इंग्लिश, यानी कुछ भी, इंग्लिश माने अंग्रेज, यानी कि बॉर्न इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में पैदा हुई कोई भी चीज ऐसी नहीं है, फॉर विच, जिससे के वी वुड एक्सचेंज हिम, हम उसकी अदला बदली कर सकें, यानी
कोई भी इंग्लैंड में पैदा हुई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसके बदले दी जा सके, ली जा सके, या उसको दे दो इसको ले लो, संभव ही नहीं है, यानी उसकी इनकम्पेरेबल है वो। इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर, यानी हिंदुस्तान का साम्राज्य रहे या ना रहे, वी से विद कार्लाइल, हम कार्लाइल के साथ कह सकते हैं। कार्लाइल एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि चाहे भारतीय साम्राज्य रहे चाहे ना रहे, वी कैन नॉट डू, हम नहीं रह सकते विदाउट आर शेक्सपियर। ये अगले पेज पर आएगा, आर शेक्सपियर। तो हम अपने शेक्सपियर के बिना नहीं रह सकते, चाहे भारतीय साम्राज्य ही हाथ से क्यों ना चला जाए। फॉर द सेकंड प्लेस, अब दूसरी जगह किसको दी जाए? फर्स्ट प्लेस तो मिल गया शेक्सपियर को, दूसरी जगह के लिए, दूसरे स्थान के लिए द चॉइस इज लेस ओबियस, जो पसंद है वो थोड़ी कम स्पष्ट है, बट लेकिन आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट गोज, ये जाता है, सेकंड प्लेस किसको जाता है? इनडिस्प्यूटेबली, यानी इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। डिस्प्यूट विवाद होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो निर्विवाद दूसरा स्थान किसको जाता है? टू हुम, हिम, उसको जाता है, हु हैड, जिसके पास थी, अ वॉइस, एक आवाज, हुज साउंड, जिसकी गूंज, वॉज, थी, लाइक द सी, समुद्र की तरह। ये मिल्टन के बारे में बोला है वर्ड्सवर्थ ने, मिल्टन पर एक कविता लिखी है, तो वहाँ वर्ड्सवर्थ ने ये बात बोली है कि मिल्टन की आवाज़ लाइक द सी, समुद्र की तरह थी। मिल्टन प्लेस द मून टू शेक्सपियर्स सन, तो शेक्सपियर अगर सूरज है तो उसका मून कौन है? मिल्टन है। ही ब्रीथ हिज माइटी हार्मनीज इनटू द सोल ऑफ इंग्लैंड लाइक अ गॉड, तो ही ब्रीथ यानी उसने उड़ेली, ब्रीथ माने वैसे सांस लेना होता है, फूंकना होता है, तो उसने फूंकी कह सकते हो। हिज माइटी हार्मनीज, अपनी शक्तिशाली धुनें, इनटू द सोल, आत्मा में, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की, लाइक अ गॉड, एक देवता की तरह। ही गेव अस, उसने हमको दिया, द नोट ऑफ द सबलाइम, द नोट माने सुर होता है, ऑफ द सबलाइम, सर्वोच्च, उच्च कोटि का, बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें सबलाइम कहलाती हैं, तो बहुत उच्च कोटि के सुर उसने हमें दिए। एंड हिज इन्फ्लुएंस, और उसका प्रभाव, इज, है, लाइक अ नेचुरल एलिमेंट, एक प्राकृतिक तत्व की तरह, ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव मतलब जो हर जगह समाया हुआ है, इनटेंजिबल, जिसको अलग नहीं कर सकते, इनडेस्ट्रक्टिबल, जिसको आप नष्ट नहीं कर सकते, और इंटेंजिबल का मीनिंग दैट कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड भी हो सकता है, जैसे जिसे आप छू नहीं सकते, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते, तो इतना बड़ा प्रभाव है। विद हिम स्टैंड्स हिज चीफ ऑफ मैन, विद हिम, उसी के साथ। तो अब थर्ड प्लेस के लिए देखिए किसका नाम आ रहा है, दो प्लेसेस हो गए, पहला शेक्सपियर को, दूसरा मिल्टन को। अब देखिए कि उसके साथ कौन खड़ा है तीसरे नंबर के लिए। विद हिम, उसके साथ स्टैंड्स, खड़ा है, हिज चीफ ऑफ मैन, यानी मनुष्यों में उसका मुख्य, द ग्रेट बैड मैन, महान बुरा आदमी, ऑफ बर्ग, बर्ग ने जिसको बोला है, एडमंड बर्ग ने उसको महान बुरा आदमी बोला है। द वन मैन, वो एक ऐसा आदमी, ऑफ एक्शन, जो कि एक्शन वाला था, यानी जिसने हिंसा भी की, इन आर एनल्स कैपेबल ऑफ मेजरिंग हिज स्टेचर विद बिस्मार्क फॉर क्रूड पावर, तो वो एक ऐसा व्यक्ति था, इन आर एनल्स, एनल्स होते हैं यानी जो वार्षिक इतिहास लिखा जाता है, ईयर बुक लिखी जाती है, तो हमारे इतिहास में आप कह सकते हैं, कैपेबल, जो ताकत रखता है, ऑफ मेजरिंग, मापने की, हिज स्टेचर, अपना कद, किसके साथ? विद बिस्मार्क, बिस्मार्क की पहले बात हो चुकी है, जर्मन चांसलर था। फॉर क्रूड पावर, जो क्रूड माने जंगली ताकत है, जो अनकंट्रोल्ड पावर है, तो वैसी ही ताकत किसके पास थी? अभी नाम उसका नहीं आ रहा है, और नाम पूरे में वो देगा ही नहीं। वो नाम किसका है? ओलिवर क्रोमवेल का है। उसका कई बार मैं आपको पढ़ाते वक्त जिक्र करती हूँ।
चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दी गई थी इंग्लैंड में। एक ही राजा है जिसको फांसी दी गई है और वो है चार्ल्स फर्स्ट। 1649 में उसको फांसी दी गई थी। उसके खिलाफ विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह का नेता था ओलिवर क्रोमवेल। उसकी अध्यक्षता में फांसी दी गई थी। मिल्टन भी इन्हीं विद्रोहियों के साथ था। चार्ल्स फर्स्ट को फांसी देने के बाद जो लॉर्ड प्रोटेक्टोरेट बना इंग्लैंड का, वो था ओलिवर क्रोमवेल। तो जब तक ओलिवर क्रोमवेल लॉर्ड प्रोटेक्टोरेट था, इंग्लैंड की गद्दी खाली रही, कोई राजा नहीं था। 1658 में उसकी मृत्यु हुई। 49 में राजा को फांसी दी गई। उसके बाद लॉर्ड प्रोटेक्टोरेट ओलिवर क्रोमवेल बना और 58 में इनकी मृत्यु हो गई ओलिवर क्रोमवेल की। उसके बाद उनके जैसा कोई नेता नहीं था ओलिवर क्रोमवेल के जैसा। तो मजबूरी में फिर चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड को, जो कि फ्रांस भाग गया था, उसके पिता का जब हत्या हो गई तो वो फ्रांस भाग गया, तो उसको बुलाना पड़ा कि भाई आओ और तुम ही बैठो गद्दी पर, तुम्हारे पिता की गद्दी है, अब ये तुम्हारी है। तो चार्ल्स सेकंड को बिठाया गया 1660 में, 1660 में, जो कि रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। रेस्टोरेशन एज वहीं से शुरू होता है। रेस्टोरेशन कॉमेडी आप पढ़ते हैं, रेस्टोरेशन ड्रामा आप पढ़ते हैं, रेस्टोरेशन लिटरेचर पढ़ते हैं, तो वो वहाँ से शुरू होता है। तो हम बात किसकी कर रहे थे? ओलिवर क्रोमवेल की, जिसका कि नाम यहाँ नहीं दिया है। तो ये नाम आपको खुद ही गैस करना है। तो क्या बात कह रहा है वो उसके बारे में कि उसकी तुलना बिस्मार्क से की जा सकती है। ओलिवर क्रोमवेल की तुलना, जिसका कि नाम यहाँ नहीं दे रखा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिस्मार्क के साथ किस अंग्रेज की तुलना की है एजी गार्डनर ने। बट ओवरशैडोइंग बिस्मार्क, लेकिन वो ओवरशैडो करता है बिस्मार्क को, मतलब कि उसके पर्सनैलिटी पर एक छाया की तरह है, यानी उसकी पर्सनैलिटी को दबा देता है। इन द realm ऑफ द स्पिरिट, जहां बात स्पिरिट की होती है, भावना की होती है, तो जो भावना ओलिवर क्रोमवेल की थी वो ऊंची थी बिस्मार्क से। द मैन एट हुज नेम, वो एक ऐसा आदमी है जिसके नाम पर द चीक ऑफ मेजारिन, मेजारिन के गाल टर्न्ड पेल। तो मेजारिन एक फ्रेंच कार्डिनल था, स्टेट्समैन था, राजनेता था, तो उसके गाल भी पीले पड़ जाते थे उसके ओलिवर क्रोमवेल के नाम पर। Who ushered in the modern world by sounding the death knell of despotic monarchism. Who ushered यानी जो सामने आया इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार में, बाय साउंडिंग माने बजाकर, द डेथ नेल, मृत्यु की घंटी। नेल जो होती है मृत्यु की घंटी होती है। जब आपने एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड पढ़ते हो तो उसकी शुरुआत ही यहीं से होती है, कर्फ्यू टेल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। तो डेथ नेल ऑफ डेस्पोटिक मोनार्किज्म, तो उसने किसकी मृत्यु की घंटी बजाई? डेस्पोट होता है निरंकुश, मोनार्क होता है राजा, यानी एक छत्र जिसका राज होता है, जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो वो डेस्पोटिक मोनार्क किसको कहा गया है? चार्ल्स फर्स्ट को। तो डेस्पोटिक मोनार्किज्म यानी निरंकुश शासन की मौत की घंटी बजाई किसने? ओलिवर क्रोमवेल ने। हु फाउंडेड, जिसने स्थापना की, द नेवल सुप्रीमेसी, नेवल नौसेना होती है, सुप्रीमेसी यानी सर्वोच्चता, नौसेना की सर्वोच्चता की स्थापना की, ऑफ दीज आइलैंड्स, इन द्वीपों की, एंड हु, और जो कि इन स्पाइट ऑफ हिज ओन रथलेसनेस, यानी अपनी खुद की निर्दयता के बावजूद, एट ड्रोगेडा, ये एक आयरिश सी पोर्ट है, आयरलैंड में सी पोर्ट है, वहाँ मुहाना है एक नदी का जिसका नाम है बॉयन, BOYNE। तो बॉयन नदी के मुहाने पर एक सी पोर्ट है जो कि इसने कब्जे में लिया था ओलिवर क्रोमवेल ने। फर्स्ट मेड द पावर ऑफ इंग्लैंड, उसने पहली बार इंग्लैंड की शक्ति को बनाया, द इंस्ट्रूमेंट, एक जरिया, ऑफ मॉरल लॉ, नैतिक कानून का, इन यूरोप में। तो यहाँ एजी गार्डनर एक तरीके से ओलिवर क्रोमवेल को जस्टिफाई कर रहा है। उसने जो कुछ भी किया, चार्ल्स फर्स्ट को जो फांसी दी और जो विद्रोह किया, वो उचित था। वो खुद उसने हिंसा की, तो
तो उसकी हिंसा को भी जायज़ ठहरा रहा है एजी गार्डनर, जबकि उसने शुरुआत में ही कहा था कि वो हिंसा को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन एजी गार्डनर का ये मानना है कि ओलिवर क्रोमवेल ने, इस पूरे पैराग्राफ में आपने देखा ओलिवर क्रोमवेल का वर्णन किस तरीके से किया गया, ओलिवर क्रोमवेल ने जो हिंसा की वो समाज की भलाई के लिए थी, इसलिए उसको अप्रूव किया है। आगे देखते हैं अब अगली जगह किसको मिलती है। तो 3 स्थान भर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब फोर्थ देखिए, बट देयर माई डिफिकल्टीज बिगिन। अब यहां मेरी मुसीबतें, मेरी मुश्किलें शुरू होती हैं। आई मेंटली सर्वे, मैं अपने दिमाग में एक सर्वे करता हूँ, आकलन करता हूँ माई कैंडिडेट्स, अपने कैंडिडेट्स का, यानी जो लोग हैं, जो प्रतिभागी हैं, एज द बस लंबर्स अलोंग, जैसे बस लंबर अलोंग मतलब भारी भरकम तरीके से धड़ 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 करती हुई आगे बढ़ती है, तो मैं सोचता हूँ कि भाई चौथे नंबर पर किसको रखा जाए। देयर कम्स, अब उसके दिमाग में कौन कौन आ रहा है देखिए, चौसर। तो चौसर से आप परिचित हैं, उसने इंग्लिश पोइट्री का एक तरीके से पिता है, वो इंग्लिश लिटरेचर का भी आप कह सकते हैं। उसी ने इंग्लिश जो अस्तित्व में आती है, एक डायलेक्ट को उसने उठाया और उसको अंग्रेजी बना दिया, इतनी बड़ी लैंग्वेज बना दिया जो आज पूरे संसार पर राज कर रही है। वो एक डायलेक्ट थी, एक बोली थी, जैसे हमारे यहाँ ब्रज भाषा है या अवधी है, भोजपुरी है, तो ऐसी ही एक डायलेक्ट थी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, इंग्लैंड में बोली जाती थी। उसको उसने उठाया चौसर ने और अंग्रेजी बना दिया, जो आज पूरी दुनिया पर राज कर रही है। तो भाई चौथे स्थान के लिए वो सोचता है कि चौसर को दिया जाए। ब्रिंगिंग द मे मॉर्निंग, जो कि मई की सुबह को लेकर आता है, इटरनली, हमेशा के लिए, विद हिम, अपने साथ, है ना। तो मई के मॉर्निंग से शुरू होता है उसका जो कैंटरबरी टेल्स है, सबसे महान रचना है उसकी, सबसे ज़्यादा जानी मानी रचना है। तो हमेशा के लिए, इटरनली माने फॉर एवर, इमोर्टली, तो हमेशा के लिए मई की सुबह को, मई जो महीना है इंग्लैंड में बड़ा खुशगवार, खुशनुमा माना जाता है, बड़ा प्लेजेंट सा होता है। हमारे यहाँ तो मई में बड़े पसीने टपकते हैं, बहुत ही बुरा लगता है मई का महीना, मई जून में बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन यूरोप में क्योंकि ठंड पड़ती है तो वहाँ मई का महीना बहुत अच्छा माना जाता है। तो चौसर अपने साथ मई का अनंत महीना लेकर आता है। एंड स्विफ्ट फिर सोचता है कि चौसर की बजाय स्विफ्ट को ये जगह दी जाए। जोनाथन स्विफ्ट से आप परिचित होंगे, गलीवर्स ट्रेवल्स उसने लिखा है, बैटल ऑफ बुक्स उसने लिखा है, बहुत कुछ लिखा है उसने। तो स्विफ्ट विद हिज माइटी पैशन, जो अपनी सशक्त भावनाओं के साथ, टीयरिंग हिज सोल, अपनी आत्मा को फाड़ डालता है, टू टैटर्स माने चिथड़ों में। एंड रस्किन, फिर वो सोचता है कि नहीं, चौथा स्थान रस्किन को दिया जाए। जॉन रस्किन है, अनटू दिस लास्ट उसकी बहुत फेमस रचना है। फिलिंग द एम्पीरियन, जो कि एम्पीरियन आसमान होता है, फिलिंग जो भर देता है आसमान को, विद हिज रिसाउंडिंग, अपनी, रिसाउंड माने गूंजती हुई, इलोक्वेंस होती है बोलने की कला, तो अपनी आवाज से वो आसमान को भर देता है। एंड बर्ग, या फिर बर्ग को दिया जाए वो स्थान, बर्ग की बात पहले आई चुकी है। द प्रोज मिल्टन, जो कि उसने प्रोज में लिखा है और वो मिल्टन के समकक्ष है, यानी पोइट्री में जो स्थान मिल्टन का है, मिल्टन से आप परिचित हैं, पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, तो जो स्थान मिल्टन का है पोइट्री में, वही स्थान प्रोज में बर्ग का है। टू होज डीप वेल, यानी जिसके गहरे कुएं पर, ऑल स्टेट्समैन, सारी स्टेट्समैन होते हैं राजनेता, तो जो नेतागिरी है, राजनेतागिरी है, गोज जाती है, विद इट्स पेल, अपनी बाल्टियां लेकर, यानी सारे कहते हैं ना कि तुम हो क्या, तुम मेरे सामने पानी भरते हो, तो जो पानी भरने वाला सेंस है वो यहाँ भी है कि सारे उसके सामने पानी भरते हैं, अपनी अपनी बाल्टी लेकर जाते हैं। और गहरा कुआं कौन है, बर्ग है। तो सारे राजनेता, सारी राजनेतागिरी उसके सामने पानी भरती है, अपनी अपनी बाल्टी लेकर जाते हैं, और वो गहरा कुआं है। एंड जॉनसन, और या फिर ये जगह जॉनसन को दी जाए। डॉक्टर जॉनसन से आप परिचित होंगे, उन्होंने पहली डिक्शनरी लिखी थी, तो जॉनसन को दिया जाए। रोलिंग आउट ऑफ बोल्ट कोर्ट, जो अपने बोल्ट कोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं, लंदन में है बोल्ट कोर्ट,
तो उससे बाहर आ रहे हैं इन हिज ब्राउन विग, अपनी ब्राउन कलर की विग पहने हुए। उनका फोटो आप देखिए तो ब्राउन विग उन्होंने पहन रखी है। जॉनसन के बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात है, इनकी जो पत्नी थी, ये जब शादी हुई है तो ये 25 साल के थे और इनकी पत्नी इनसे 21 साल बड़ी थी, यानी 46 साल की थी, विधवा थी। तो बड़ी विरोध भी हुआ था इनकी उस शादी का, लेकिन आखिर इन्होंने शादी कर ली थी उनसे। तो उनको दी जाए, लेकिन एक महान व्यक्ति थे डॉक्टर जॉनसन। एंड न्यूटन, या फिर न्यूटन से तो आप सभी पढ़ते हैं, आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन को ये जगह दी जाए। प्लम्बिंग, यानी जो जानने की कोशिश कर रहे होते हैं द अल्टीमेट सीक्रेट्स, जो गहरे राज हैं ऑफ दिस अमेजिंग यूनिवर्स, इस आश्चर्यजनक विश्व के, ब्रह्मांड के राज जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो न्यूटन को दिया जाए। एंड डीप ब्रॉड डार्विन, या फिर गहरे सोच में डूबे हुए डार्विन, चार्ल्स डार्विन को आप जानते हैं, उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा है, यानी उन्होंने ही बताया कि हम लोग बंदर की औलाद हैं, हमारा इवोल्यूशन हुआ है। तो जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो डार्विन ने दी थी। तो ये एक क्रांतिकारी थियरी थी। उससे पहले तो बहुत सारी थियरीज थी। बाइबल ये कहती थी कि साहब ईश्वर ने अपने रूप में बनाया है, वो पूरा थियरी ऑफ क्रिएशन बाइबल में दे रखा है, और सबके अपने अपने मत थे। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने एक कन्विंसिंग थियरी दी जो ज़्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। हालांकि कंट्रोवर्सी बहुत है, बहुत लोग नहीं एक्सेप्ट करते डार्विन की थियरी को, इवोल्यूशन की, लेकिन ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब वो कहता है कि क्या डार्विन को ये दिया जाए, डीप ब्रॉड डार्विन अनरेवलिंग, जो कि अनरेवल माने खोलना, उजागर करना, जो उजागर करता है द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, जीवन के रहस्य को। एंड वर्ड्सवर्थ, या फिर वर्ड्सवर्थ को दिया जाए ये स्थान, गिविंग, जो देता है टू वीयरी फीट, माने थके हुए कदमों को, द गिफ्ट ऑफ रेस्ट, तोहफा आराम का, है ना, थके हुए कदमों को आराम का तोहफा देता है। क्या ये जगह उसको दी जाए? एंड डिकिंस, या फिर डिकिंस को दी जाए ब्रिंगिंग विद हिम, जो अपने साथ लेकर आता है अ वर्ल्ड, एक संसार ऑफ क्रिएटिव स्प्लेंडर, क्रिएटिव यानी सृजन का, स्प्लेंडर शान वैभव। तो एक मतलब जो संसार है डिकिंस का, वो भी एक क्रिएटिव स्प्लेंडर लिए हुए है, सृजन की, क्रिएटिविटी की शानो शौकत लिए हुए है। ओनली लेस वंडरफुल, यानी वो केवल किससे पीछे है, किससे कम वंडरफुल है, दैन दैट ऑफ शेक्सपियर। यानी फर्स्ट नंबर पे शेक्सपियर का संसार है, तो दूसरे नंबर पर क्रिएटिविटी के मामले में चार्ल्स डिकेंस का संसार है। तो क्या उसको दी जाए ये जगह? अब देखिए इतने सारे लोगों को कंसिडर करने के बाद वो क्या कहता है, बट आई पुट दीज, लेकिन मैं इन सबको रखता हूँ, एंड अ होस्ट ऑफ अदर्स, और बहुत सारे दूसरे लोगों को असाइड, एक तरफ, इन सबको सोचने के बाद एक तरफ रख दिया एजी गार्डनर ने। और चौथा स्थान किसको दिया वो देखिए, फॉर माई फोर्थ चॉइस, अपने चौथी पसंद के लिए, आई टेक, मैं लेता हूं, किंग अल्फ्रेड, राजा अल्फ्रेड को। तो ये इंग्लैंड में वेसेक्स के राजा थे, और इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ मेडिवल एजेस में प्रसिद्ध हैं, बहुत सारी लोक कथाएं हैं इनसे जुड़ी हुई। स्ट्रिप हिम, स्ट्रिप माने अलग कर देना, और यानी उनसे जुड़ी हुई जितनी भी लीजेंड्स हैं, ऑफ ऑल द लीजेंड्स, यानी जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं उनसे जुड़ी हुई, उनको अलग कर दीजिए। एंड इम्प्रॉबेबिलिटीज, और असंभव चीज़ें हैं, बहुत सारी राजा महाराजाओं से जुड़ जाती हैं ना, तो बहुत सारी संभव चीज़ें हैं, उनको भी अलग कर दीजिए। दैट क्लस्टर राउंड हिज नेम, दैट क्लस्टर जो कि मतलब जुड़ी हुई हैं, राउंड हिज नेम, उनके नाम के चारों ओर। तो एक ग्रुप बना रखा है, चारों ओर से ढक रखा है उनके नाम को बहुत सारी असंभव चीज़ों ने, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, तो उन सबको अलग कर दीजिए तो भी। एंड ही इज स्टिल, तो भी वो है वन ऑफ द ग्रैंड फिगर्स, एक महान शख्सियतों में से एक, ऑफ द मिडिल एजेस, मध्य युग की, अ हीरोइक एनलाइटेंड मैन, एक नायक तो से भरा हुआ, यानी हीरो कौन होता है, नायक होता है किसी भी चीज़ कहानी का, तो एक नायक के जैसा
एनलाइटेंड यानी ज्ञान से भरा हुआ मैन मनुष्य, रीचिंग आउट ऑफ द डार्कनेस जो कि अंधेरे से बाहर निकल यानी अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकल कर आता है टूवर्ड्स द लाइट रोशनी की ओर यानी लाइट ऑफ नॉलेज ज्ञान की रोशनी की ओर। द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिशमैन पहला महान अंग्रेज इन आर एनल्स हमारे इतिहास में। बिहाइंड हिम अब 5वें स्थान के लिए देखिए, बिहाइंड हिम कम्स बेकन उसके पीछे पीछे आता है बेकन। अब बेकन 2 हुए हैं, 2 महान बेकन हुए हैं। एट फर्स्ट पहले तो आई एम नॉट क्वाइट श्योर मुझे पक्का यकीन नहीं होता, मैं पक्का नहीं सोच पाता कि भैया ये जो बेकन है वेदर इट इज फ्रांसिस और रोजर। अब मैं 5वें स्थान पर फ्रांसिस बेकन को रखूं या रोजर बेकन को रखूं। फ्रांसिस बेकन से तो आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं क्योंकि उसके बहुत सारे एसेज मैंने पढ़ाए हैं और आपने पढ़े हैं, ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे तो 1-2 तो आपने पढ़ा ही होगा, मैंने तो बहुत सारे पढ़ाए हैं और बहुत गजब का लिखता है। तो भाई फ्रांसिस बेकन को रखा जाए या रोजर बेकन को रखा जाए। रोजर बेकन भी बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ है और साथ ही वो एक साइंटिस्ट भी था। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि उसने गन पाउडर ईजाद किया था रोजर बेकन ने। हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं। तो रोजर को वो मानता है कि रोजर बेकन इस स्थान पर आता है यानी 5th प्लेस वो देगा रोजर बेकन को। देयर बाय वर्च्यू ऑफ प्रेसिडेंस इन टाइम of the encyclopedic range of his adventurous spirit and the black murk of superstition through which he plowed his lonely way to truth। तो क्या किया है रोजर बेकन ने ऐसा जो कि फ्रांसिस बेकन से ऊपर रखा है। एजी गार्डनर ने, फ्रांसिस बेकन से तो आप परिचित हैं, मैं भी परिचित हूँ, हमने बहुत कुछ पढ़ा है। रोजर बेकन को ऊपर रखने का वजह वो बताते हैं देयर बाय वर्च्यू ऑफ प्रेसिडेंस इन टाइम कि वो प्रेसिडेंस होता है पहले, पूर्ववर्ती, इन टाइम समय में। तो जिस जगह पर वो हैं यानी जो समय का कालक्रम है तो वो मेडिवल एज में हुए हैं रोजर बेकन और वहाँ उस जगह रहकर उस वक्त पर रहकर उन्होंने ऑफ द एनसाइक्लोपीडिक रेंज ऑफ हिज एडवेंचरस स्पिरिट, एनसाइक्लोपीडिया होता है विश्वकोश होता है, ऑफ हिज एडवेंचरस स्पिरिट यानी उनकी जो भावना है, उनकी जो आत्मा है या उनके जो प्रयास हैं वो एडवेंचरस हैं, वो साहसिक हैं, उनका जो ज्ञान है वो साहसिक है। देखिए अगर आज के युग में आपके पास गूगल है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, अगर आज आप इतना सारा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन उस युग में जबकि किताबें तक नहीं छपती थीं, प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, उस वक्त ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं होता था। तो जिस कालखंड में वो हुए हैं यानी बेकन बाद में हुए हैं, फ्रांसिस बेकन बाद में हुए हैं, तो इसीलिए उनको वो स्थान नहीं दिया एजी गार्डनर ने, रोजर बेकन को दिया क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं यानी पहले हुए हैं इस कालक्रम में, प्रेसिडेंस इन टाइम ऑफ द एनसाइक्लोपीडिक रेंज ऑफ हिज एडवेंचरस स्पिरिट एंड द ब्लैक मर्क, ब्लैक माने काला, मर्क वही अंधेरा होता है, काला अंधेरा ऑफ सुपरस्टिशन, अंधविश्वासों का। तो जो मेडिवल एजेस हैं वो अपने अंधविश्वास के लिए जाने जाते हैं। तो उस अंधविश्वास के युग में थ्रू विच, जिसमें से होकर, ही प्लोड, उन्होंने तय किया, हिज लोनली वे, अपना अकेला रास्ता, ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का। तो ये एक वैज्ञानिक थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने नेचर का अध्ययन किया, प्रकृति का अध्ययन किया और सच्चाई को स्थापित करने की कोशिश की। और उनका इतना विरोध हुआ अपने ज़माने में कि चर्च ने कहा कि ये आदमी मैजिशियन है, जादू करता है, तो काला जादू करता है, इसको दबाया जाए, इसकी बात को ना माना जाए, इसको पनिशमेंट दिया जाए। तो इनका बहुत विरोध हुआ था अपने समय में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने वक्त से बहुत आगे होते हैं, जिनको हम एनेक्रोनिज्म बोल देते हैं कि भाई अपने समय से बहुत आगे है, एनेक्रोनिज्म है ये। तो उसी प्रकार के बंदे थे रोजर बेकन, इसलिए
एजी गार्डनर ने ये स्थान उनको दिया, फ्रांसिस बेकन को नहीं दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि एजी गार्डनर ने फ्रांसिस बेकन को वो स्थान न देकर क्यों रोजर बेकन को दिया। तो आपको ये आर्ग्यूमेंट लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। आई एम टेम्प्टेड एज द बस टर्न्स माई कॉर्नर टू फिनिश माई लिस्ट विद अ वुमन। अब मेरा आई एम टेम्प्टेड, मेरा मन कर रहा है, मुझे लालच आ रहा है, एज द बस टर्न्स माई कॉर्नर, जब बस मेरे कोने की ओर मुड़ती है, टू फिनिश कि मैं ख़त्म करूं, माई लिस्ट अपनी लिस्ट को, विद अ वुमन एक औरत के नाम से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल चोजन नॉट एज द रोमांटिक लेडी ऑफ द लैम्प, यानी इनको चुना जाए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, इनसे आप परिचित ही हैं, लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, तो उस रूप में ना भी चुना जाए, बट एज द फियर्स वॉरियर, बल्कि एक सशक्त योद्धा थी, वो शक्तिशाली योद्धा थी, अगेंस्ट खिलाफ, इग्नोरेंस अज्ञान के, एंड स्टुपिडिटी और बेवकूफ़ी, तो अज्ञान के खिलाफ लड़ने वाली महिला थी वो। द एडवेंचरर, वो एक साहसिक कार्य करने वाली व्यक्ति थी, इनटू अ न्यू फील्ड, एक नए फील्ड में, यानी उस वक्त लड़कियां इस फील्ड में नहीं जाती थी, तो ये एक नया क्षेत्र था जिसमें वो गई साहस के साथ। विद द पैशन ऑफ अ मार्टिर कंट्रोल्ड बाय अ विल ऑफ आयरन, विद द पैशन उनके अंदर भावना थी, तीव्र भावना थी, ऑफ अ मार्टिर, मार्टिर जो शहीद होता है, जो कुर्बान हो जाता है अच्छाई की खातिर, वो भावना थी उनमें, कंट्रोल्ड बाय अ विल ऑफ आयरन, और उनकी जो इच्छा शक्ति थी, विल पावर थी, वो लौह जैसी थी, आयरन जैसी मजबूत थी। अ टेरिफिक ऑटोक्रेट ऑफ बेनिफिशेंस, एक टेरिफिक, वही वैसे भयानक होता है टेरिफिक, लेकिन यहाँ वही शक्तिशाली। ऑटोक्रेट यानी जो अकेला राजा होता है, रूल करने वाला। ऑफ बेनिफिशेंस, बेनिफिशेंस परोपकार होता है, तो मतलब उनके अंदर परोपकार की ऐसी भावना थी कि उनको आप ऑटोक्रेट कह सकते हो। परोपकार के फील्ड में, परोपकार के किंगडम में वो एक छत्र साम्राज्य था उनका। द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा ताकतवर, एंड क्रिएटिव वुमन, और सृजनात्मक औरत, दिस नेशन हैज़ प्रोड्यूस्ड, जो इस राष्ट्र ने पैदा की हैं। बट लेकिन आई रिजेक्ट हर, मैं उनको अस्वीकार करता हूँ, नॉट बिकॉज शी इज़ अनवर्दी, इसलिए नहीं कि वो इसके योग्य नहीं है, बट बल्कि बिकॉज, इसलिए, शी मस्ट हैड, कि उनको सर्वोपरि होना चाहिए, अ कंपेनियन लिस्ट, एक और इसके जैसी ही लिस्ट में, ऑफ ग्रेट इंग्लिश वेमेन, महान अंग्रेज औरतों की। तो मैं एक ऐसी ही लिस्ट अंग्रेज औरतों की बनाऊंगा, या बनाई जानी चाहिए, और उसमें सबसे ऊपर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम लिखा जाना चाहिए। आई हरीडली समन अप 2 कैंडिडेट्स, अब मैं जल्दी से 2 कैंडिडेट्स इसके लिए बुलाता हूँ या उन पर विचार करता हूँ। फ्रॉम एमंग आर इंग्लिश सेंट्स, अपने जो अंग्रेज संत हैं उनमें से, सर टॉमस मूर एंड जॉन वेज़ली, तो वो 2 संत जो मैंने चुनता हूँ वो हैं सर टॉमस मूर और जॉन वेज़ली। इन स्पाइट ऑफ द इंटॉलरेंस इनक्रेडिबल टू मॉडर्न ईयर्स, यानी उस इंटॉलरेंस जो कि सहन शक्ति होती है, टॉलरेंस उसका अपोजिट है इंटॉलरेंस, जो कि इनक्रेडिबल है यानी अविश्वसनीय है, टू मॉडर्न ईयर्स आधुनिक कानों के, दैट कुड जेस्ट सो डायबोलिकली एट द मार्टिरडम ऑफ द हेरेटिक सर टॉमस फिटर, मूर होल्ड्स हिज प्लेस एज द मोस्ट फ्रेग्रेंट फ्लावर ऑफ इंग्लिश कल्चर। तो इनमें जो सर टॉमस मूर हैं, इनको एग्जीक्यूट किया गया था, इनको मृत्युदंड दिया गया था, ट्रेजन का इन पर आरोप लगाया गया था, गद्दारी का आरोप लगाया गया था, हेरेसी का आरोप लगाया गया था, धर्म विरोध बात करने वालों को हेरेटिक कहा जाता है, तो इनको हेरेटिक कहा गया। जैसे आप कई देशों में कानून है ब्लास्फेमी का, यानी आप ईश्वर के खिलाफ एक शब्द भी बोलेंगे तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, तो ऐसे ही कानून रहे हैं दुनिया में।
संयोग से और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो है, वहाँ ब्लास्फेमी कानून है और मृत्युदंड दिया जाता है अगर कोई ईश्वर के खिलाफ वहाँ बोलता है, अल्लाह के खिलाफ बोलता है। तो सर टॉमस मूर को मृत्युदंड दिया गया था और क्योंकि इनटॉलरेंस थी उनकी बातों के खिलाफ। उन्होंने यूटोपिया लिखा है, बहुत फेमस रचना है उनकी यूटोपिया, सर टॉमस मूर की। तो अब उनकी जो शहादत है, इन स्पाइट ऑफ द इनटॉलरेंस इनक्रेडिबल टू मॉडर्न ईयर्स, यानी जो असहनशीलता थी वो ऐसी थी कि आज के कान उसको सुनना भी नहीं चाहेंगे या उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे। दैट कुड जेस्ट, जो मजाक बना सकती थी, सो डायबोलिकली मतलब डेविलिशली होता है, राक्षसों की तरह, शैतानों की तरह, एट द मार्टिरडम यानी शहादत पर, ऑफ द हेरेटिक यानी उनको हेरेटिक कहा गया, धर्म विरोधी कहा गया। सर टॉमस फिटर यानी सर टॉमस मूर, मूर होल्ड्स हिज प्लेस एज द मोस्ट फ्रेगनेंट फ्लावर ऑफ इंग्लिश कल्चर। तो मूर का जो जगह है इंग्लिश कल्चर में, अंग्रेज संस्कृति में, वो सबसे ज़्यादा सुगंधित फूल की है, यानी उनकी जो प्लेस है वो सबसे अच्छे सुगंधित फूल की है। बट इफ़ ग्रेटनेस बी मेजर्ड, अगर महानता को मापा जाए बाय अचीवमेंट यानी उपलब्धियों के द्वारा, एंड एंड्योरिंग इन्फ्लुएंस, एंड्योरिंग माने बने रहने वाला, देर तक रहने वाला, इन्फ्लुएंस प्रभाव के से ना बजाए, ही मस्ट यील्ड प्लेस, तो उन्हें स्थान छोड़ना पड़ेगा टू द एस्टोनिशिंग रिवाइवलिस्ट। एस्टोनिशिंग आश्चर्यजनक, रिवाइवलिस्ट यानी पुनरुद्धार करने वाला, पुनर्जीवन देने वाला, ऑफ द 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी के, हु लेफ्ट जिन्होंने छोड़ा, अ डीपर मार्क एक ज़्यादा गहरा प्रभाव, अपॉन द स्पिरिचुअल लाइफ यानी आध्यात्मिक जीवन पर, ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड के, देन एनी मैन इन आर हिस्ट्री, तो हमारे इतिहास के किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा प्रभाव किसने छोड़ा है? जॉन वेज़ली ने। तो अगला स्थान जो छठा स्थान है वो जॉन वेज़ली को देते हैं एजी गार्डनर। देयर इज़ माई लिस्ट, ये रही मेरी लिस्ट। शेक्सपियर, मिल्टन, क्रोमवेल, किंग अल्फ्रेड, रोजर बेकन। तो ये लिस्ट आपको एज इट इज़ याद रखनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। तो पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, चौथे पर कौन है, पांचवें पर कौन है और छठे पर कौन है, ये आपको पूरा याद रखना है। एंड एनीबडी कैन मेक आउट एनदर हु केयर्स एंड अ बेटर हु कैन। तो कोई भी व्यक्ति जो परवाह करता हो ऐसी ही और लिस्ट बना सकता है, या जो हु कैन जिसमें ताकत है बनाने की, मुझसे बेटर लिस्ट अगर कोई बना सकता है तो बनाए भाई। एंड नाउ दैट इट इज़ मेड, और जब ये लिस्ट बन गई, आई फाइंड दैट, तो मैंने पाया, क्वाइट अनइंटेंशनली कि बिना किसी इरादे के, इट इज़ ऑल इंग्लिश इन द मोस्ट लिमिटेड सेंस, कि ये पूरी अंग्रेज़ों की ही लिस्ट है बड़े सीमित अर्थ में। देयर इज़ नॉट अ स्कॉट्समैन, एक भी स्कॉटलैंड का इसमें व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, यूके जिसको बोलते हैं, उसमें स्कॉटलैंड भी शामिल है, उसमें आयरलैंड भी शामिल है। तो एक भी इसमें स्कॉटलैंड का व्यक्ति नहीं है, एन आयरिशमैन, एक भी आयरलैंड का व्यक्ति नहीं है, और अ वेल्शमैन, वेल्श का भी कोई व्यक्ति नहीं है इन इट, मेरी इस लिस्ट में। दैट विल गॉल, अब भैया इस बात से तो नाराज हो जाएगा। द कायब बिबाई होती है जो फटती है और बड़ा दर्द देती है, तो वो जो बिबाई है ऑफ मिस्टर बर्नार्ड शॉ, जिसको हम बर्नार्ड शॉ बोलते हैं क्योंकि वो आयरिश हैं और एक भी आयरलैंड का व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है, तो भाई बर्नार्ड शॉ नाराज हो जाएंगे। एंड आई रिजॉइस टू फाइंड एनदर थिंग, और एक और चीज़ पाकर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। देयर इज़ नो पॉलिटिशियन, कि देखो मेरी इस लिस्ट में कोई भी राजनीता नहीं है, एंड नो प्रोफेशनल सोल्जर, और कोई भी प्रोफेशनल सैनिक भी नहीं है। इन द हाफ डजन, इस आधा दर्जन की लिस्ट में कोई वॉरियर भी नहीं है। इट कंटेन्स, इस लिस्ट में शामिल हैं 2 पोइट्स, 2 तो कवि इसमें शामिल हैं, 2 मैन ऑफ एक्शन, 2 मैन ऑफ एक्शन यानी
थोड़े काम करने वाले लोग हैं, एक्शन करने वाले, यानी थोड़ा हिंसा का सहारा लेने वाले भी लोग हैं। जैसे क्रोमवेल है तो उसने हिंसा का सहारा लिया है अपनी ज़िंदगी में। फिर वन साइंटिस्ट, एक इसमें वैज्ञानिक है मैंने रोजर बेकन के बारे में आपको बताया, एंड वन प्रीचर, और एक उपदेशक है। If the representative arts have no place, it is not because greatness cannot be associated with them. अगर इसमें कोई कलाकार नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव माने प्रतिनिधि, आर्ट्स माने कलाएं, हैव नो प्लेस, उनको कोई जगह नहीं मिली है इस लिस्ट में, इट इज़ नॉट बिकॉज, तो ऐसा इसलिए नहीं है कि ग्रेटनेस कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद देम, महानता को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। बेक एंड माइकल एंजेलो, तो ये जो बेक हैं ये जर्मन म्यूजिशियन हैं, और माइकल एंजेलो ये पेंटर हैं, इटालियन पेंटर हैं। कैन नॉट बी लेफ्ट आउट, दोनों को नहीं छोड़ा जा सकता, ऑफ एनी लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट मैन, यानी संसार के महान व्यक्तियों की ये कोई लिस्ट बनाई जाए तो उसमें जर्मन म्यूजिशियन बेक को और इटालियन पेंटर माइकल एंजेलो को नहीं छोड़ा जा सकता, दोनों को शामिल किया जाएगा। बट मैचलेस इन लिटरेचर, लेकिन लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय होने के बावजूद वी आर पुअर इन आर्ट, हम कलाओं के क्षेत्र में गरीब हैं। दो यद्यपि इन एनी राइवल लिस्ट, एक कोई दूसरी ऐसी ही राइवल लिस्ट, अगर प्रतिद्वंदी लिस्ट तैयार की जाएगी, आई शुड बी प्रिपेयर्ड, तो मैं तैयार रहूँगा टू सी, देखने के लिए, द ग्रेट नेम ऑफ टर्नर, टर्नर का महान नाम। तो टर्नर एक अंग्रेज पेंटर हैं, तो उनका नाम मैं उस लिस्ट में शामिल करने के लिए तैयार रहूँगा। तो ये था आपका निबंध ऑन ग्रेट मैन। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।